हेलो एवरीवन, आई एम सीमा चौहान। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के बारे में। इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 7 मई है। बट आप लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से अपने फॉर्म को फिल कर दें। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या तो आप 12th पास होने चाहिए या अपियरिंग होने चाहिए। बट 1 अगस्त से पहले आपके पास आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th का। उसके बाद जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपके लिए आपकी स्क्रीन पे शो कर दी है, और इसकी नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको वहां से पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि 2023 में इसकी कट ऑफ क्या रही थी, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके साथ इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है वो भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शो कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि लास्ट डेज में जो आपके अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स है, उसमें आपका स्टडी प्लान क्या रहेगा। देखिए, जो बच्चे पहले से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो उनको तो सिलेबस ही पता होगा, उनको तो सिर्फ रिवीजन की तरफ जाना है। और जो बच्चे पहली बार सीएचएसएल के बारे में सुन रहे हैं, जिन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं उनको भी सजेस्ट करूंगी कि आप इस 2 महीनों में पढ़ें और इसमें अपीयर हों। एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस होगा। जो सीरियस कैंडिडेट है उनको तो सिलेबस का भी पता है और उनको सिर्फ रिवीजन करनी है। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कैसे करें, इसके बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3,712 वैकेंसी में आपका ऑब्जेक्टिव है एक जॉब को सिक्योर करना। ऐसे ही अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी इजी हो जाए, तो आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स वाला एक नया ऑफलाइन सेंटर, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। तो ये है आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। हर साल लाखों बच्चे निकलते हैं अपने शहरों से, अपने गांवों से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। उनका गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करने के रीजंस होते हैं कि उनको एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम मिले, जिससे उनकी फैमिली सिक्योर फील करे, एक अच्छी खासी उनके पास सैलरी हो, और उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के बाद एक कैंडिडेट को फैसिलिटीज मिलती है, लाइक मेडिकल फैसिलिटी, गवर्नमेंट अकोमोडेशन फैसिलिटी, एलटीसी, ऑनरेरियम, बोनस एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, वो सारी फैसिलिटी उनकी फैमिली को रिसीव हो सके। बट इतने लाखों कैंडिडेट के प्रयास करने के बाद भी सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं जो उस गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं और एक अच्छी खासी जॉब को सिक्योर कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? आपने कितने ही मिथ सुने होंगे कि आपने इतना थोड़ा पढ़ लिया, इस बुक में से पढ़ लिया, दूसरी में से नहीं पढ़ा, तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूं कि इसका मेन फैक्टर है कट थ्रोट कंपटीशन, और ईयर बाय ईयर ये इंक्रीज होता ही जा रहा है। एग्जामिनर को भी कई बार समझ में नहीं आता कि नए क्वेश्चन कहां से लेके आए। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें इंक्रीज करने के लिए, अभी आपके लिए हम लेके आए हैं गवर्नमेंट एग्जाम वाला एक नया सेंटर, जो खुलने जा रहा है आपके अपने शहर कोलकाता में, जहां की फैकल्टी सिर्फ कोलकाता से ही नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम वाला लेके आया है आपके लिए बेस्ट फैकल्टी इंडिया के हर एक कोने से। इसके साथ साथ आपको कौन से बेनिफिट और मिलेंगे? आपको मिलेंगे हाइब्रिड क्लास मॉड्यूल, मॉक इंटरव्यूज, flexible time slot, offline and online mock test, and recorded and live classes up to 26 books। तो देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करिए और अपना एनरोलमेंट करिए। एक बार आप लिंक पे क्लिक करते हो तो उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि 16 अप्रैल को ये ऑफलाइन सेंटर ओपन होने जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। आप अपना नेम फिल करेंगे, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी जो रिसीव होगा वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। देन यू कैन सेलेक्ट योर स्टेट एंड सिटी। फिर आप अग्री बॉक्स पे क्लिक करके इसमें रजिस्टर कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि इसके लिए सीट्स काफी लिमिटेड है। जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप वहां पे भी कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और ये है कुछ अचीवमेंट्स जो फिजिक्स वाला या गवर्नमेंट एग्जाम वाला की है, जो आपके सामने है। थैंक यू सो मच। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करिए और जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिए। लास्ट ईयर की कट ऑफ से आपको आइडिया लग गया कि सीएचएसएल अगर आपको क्रैक करना है तो आपका स्कोर एटलीस्ट 160 होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्कोर आप कब अचीव कर पाओगे? अगर आपके सारे सब्जेक्ट में 45 प्लस और आपके जीके में 30 नंबर एटलीस्ट होंगे।
तो अगर हम जीके से ही शुरुआत इसकी करें तो जीके के दो पोर्शन है, एक है स्टैटिक जीके, एक है करंट जीके। स्टैटिक जीके के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आप लूसेंट से कवर कर सकते हो, या जिस भी सोर्स को आप रेफर कर रहे थे उसी को रिवाइज करिए। देखिए लास्ट के 2 महीने हैं, दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं, एक होते हैं स्लो लर्नर, एक होते हैं फास्ट लर्नर। जो फास्ट लर्नर होते हैं उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि वो लंबे टाइम तक चीजों को होल्ड नहीं कर पाते, वो जल्दी जल्दी सीखते हैं और थोड़े टाइम के लिए सीखते हैं। जो स्लो लर्नर होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू फास्ट लर्नर। तो आप अपना हिसाब किताब देख लीजिए, आप जिस तरीके से लर्न करते हैं, अगर आपको लगता है कि इन लास्ट के 2 महीनों में 1 महीने में आप नई चीजें सीख सकते हो और फिर उसको रिवाइज कर पाओगे, तो आप नई सोर्स भी रेफर यहां पे कर सकते हो। बट जो एक एवरेज कैंडिडेट है उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा नए सोर्स को यहाँ पे रेफर करना और फिर बाद में उसको रिवाइज कर लेना, फिर वो चीज आपको क्लिक ही नहीं होगी। और अल्टीमेटली किसी भी चीज को पढ़ने का मेन पर्पस तो यही है ना कि आप अपने एग्जाम में उस ऑप्शन को क्लिक कर पाए। आपको कितनी भी नॉलेज है, अगर आपने सही ऑप्शन को क्लिक नहीं करा तो फिर उसका फायदा क्या पड़ने का। तो इसीलिए जो आपके पहले से सोर्सेज हैं आप उनको ही बार बार रिवाइज करिए, उनको पक्का कर लीजिए। या तो आपके नोट्स हो सकते हैं, या आपने किसी यूट्यूब वीडियो को देख के वहां से जीके को प्रिपेयर किया था, या आपने कोई बुक रेफर की थी। मैंने इसके लिए क्योंकि मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं यूपीएससी का पढ़ रही थी, तो मैंने एनसीईआरटी को पूरा पढ़ा हुआ था, और उसके साथ में जो टेक्स्ट बुक थी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th एंड 12th की, जो इकोनॉमी के लिए 11th 12th प्लस मुरनाल सर की वीडियोस, और जो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, तो मैंने इन सोर्सेज को रेफर करा हुआ था। बट अगर आप सिर्फ सीजीएल के लिए या सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आपको इतना डीप टेक्स्ट बुक में जाने की जरूरत नहीं होती, आप एक लूसेंट बुक से भी कवर इन चीजों को कर सकते हो। उसके बाद जो एसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके रखते हैं, आप उनके भी गो थ्रू हो सकते हो। ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जीके में वहां पे रिवाइज हो जाए। तो ये तो थी जीके का स्टडी प्लान कि आपको लास्ट के 2 मंथ में इनको कैसे रीड आउट करना है। तो अगर हम मैथ्स के पोर्शन की बात करें तो आई होप अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा जो सीरियस कैंडिडेट इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो भी आप इसके लिए फाइट कर सकते हो। अभी 10 से 15 दिनों में, 20 दिनों में जितना आपका सिलेबस बचता है उसको कंप्लीट करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाएं, सेक्शनल टेस्ट लगाएं। देखिए मैथ्स में सेक्शनल टेस्ट का फायदा ये होता है, एक तो आपको स्पीड पता लग जाती है और एक आपको एक्यूरेसी पता लग जाती है। जब भी हम कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उस सिचुएशन में हम बड़ा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना हमें आता होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम कंप्लीट होने के बाद या मॉक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमसे वो क्वेश्चन फटाफट निकल जाते हैं? देखिए वो होता है आपका मॉक टेस्ट का स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि ये पोर्शन मेरा अच्छे से कवर हो गया है। एक बार आप टेस्ट लगा लेते हो तो उसका बेनिफिट सिर्फ यही होता है कि आप एनालाइज कर पाओ कि कहां पे आप एक्यूरेट नहीं थे और कहां पे आपकी स्पीड स्लो है। अगर आप स्पीड कम है आपकी तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन अपनी तेज करनी चाहिए। स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, 1 to 30 आप सारा बिल्कुल वर्बैटिम याद कर लो। और उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो एरिया है मैथ्स का, एक है आपका सिंपल मैथ्स, एक है आपका एडवांस्ड मैथ्स। जो सिंपल मैथ्स है आपका नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, तो ये तो बिल्कुल आपको ऐसे टिप्स पे होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए फटाफट आए। जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो आती है एडवांस्ड मैथ में। तो उसके लिए मॉक टेस्ट देते हुए देखिए कि आप कौन से चैप्टर में फंस रहे हो, जिस चैप्टर में आप फंस रहे हो आपको किस टाइप की मिस्टेक बार बार आप कमिट कर रहे हो, आप उसको आपकी मॉक टेस्ट की कॉपी में लिखिए। और नेक्स्ट टाइम जब आप कर रहे होते हो तो उसको ध्यान रखो, रिवाइज करो उसको कि लास्ट टाइम मैंने ये गलती करी थी, इस बार मैंने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि सिली मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और जिसकी वजह से आप उस पोर्शन में भी गलती कराते हो जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होता है। तो मैथ्स में आप ये टेक्निक अप्लाई करिए। अगर अभी भी कोई कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे सिंपल जाइए, उस कंसेप्ट के बारे में पढ़िए और आप वहां से उस चीजों को क्लियर कर लीजिए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद एक बार आप एनालाइज कर लेते हो कि मेरा हार्ड एरिया ये है, इजी एरिया ये है, तो उसके बाद आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो कि कैसे मैं इस हार्ड एरिया को इजी एरिया में कन्वर्ट करूं। देखिए जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप उसको रिवाइज करिए। जब आप किसी बुक की रीडिंग करते हैं तो फर्स्ट रीडिंग, जैसे कि मैंने आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बताया था, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली मैथ्स के सब्जेक्ट पे यहाँ पे जोर दिया था। देखिए एक बार जब आप किसी बुक को कवर करते हो तो सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन ऐसे लाइन से निकालते जाते हो
और उन क्वेश्चन पे टिक मार्क कर लेते हो जो आपसे नहीं निकलते। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा जब करते हो तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को देखते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम थी। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जो आपको सेकंड रीडिंग में भी नहीं सोल्व होते, तो उस पर फिर आप एस्टेरिस्क कर लेते हो कि थर्ड टाइम मैं इन चीजों को देखूंगा। तो कुछ क्वेश्चन जो आपसे बार बार नहीं बन रहे थे, नहीं निकल रहे थे, उस क्वेश्चन को आप अपनी मॉक टेस्ट की कॉपी में नोट डाउन कर लो, उनके टाइप्स नोट डाउन कर लो, और जब आप मॉक टेस्ट दें तो ये इंश्योर करें कि आप मॉक टेस्ट में उन चीजों में ना फंसे। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट देने का फायदा होता है, और इसीलिए सेक्शनल मॉक टेस्ट मैथ्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक होती है टाइम लिमिट। देखिए, आप मॉक टेस्ट बिल्कुल इस तरीके से दीजिए जैसे कि आप बिल्कुल एग्जाम में बैठे हो, उसको लाइटली ना लो। ऐसा मत सोचो कि बिना देखे समझे आपने टिक कर दिया और बाद में चलो हम इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन पढ़ना नहीं है, वो आपको सीखना है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको रियल सिचुएशन ही प्रोवाइड करते हैं कि ऐसा ही आपके साथ एग्जाम में होगा, तो तब आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे। इस प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देनी चाहिए। किसी बुक को आप कंसीडर कर लीजिए, या जितने भी ऑनलाइन सोर्सेस हैं मॉक टेस्ट के लिए, आप वहां से जाके अपने मॉक टेस्ट को बार बार लगाइए। तो थर्ड जो आपका एरिया है, रीजनिंग का एरिया। देखिए, रीजनिंग के लिए तो मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करती। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं तो आप किरण पब्लिकेशन में से देख सकते हैं। अदरवाइज रीजनिंग को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आप किसी पीडीएफ को कंसीडर कर लो, या किसी बुक को कंसीडर कर लो। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको रीजनिंग के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे। जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप सेम तरीका है कि मॉक टेस्ट की एक कॉपी में लिखिए कि ये एरिया है जिसमें मेरे को प्रॉब्लम है। यूट्यूब पे जाइए, उस कंसेप्ट को सीधा सर्च करिए, उसके बाद एन नंबर ऑफ वीडियोस आपके सामने आ जाएगी। किसी भी वीडियो को उठा के आप चेक कर सकते हो। कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है रीजनिंग के लिए। इतनी सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे किस लिए अवेलेबल है? हमारे लिए। ठीक है, जो फ्री इंफॉर्मेशन है उसका फायदा उठाइए और वहां से अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। रीजनिंग के इन लास्ट के 2 महीनों में आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट की कॉपी में जिन प्रॉब्लम को आपने लिखा था उनको बार बार रिवाइज करोगे, अपनी सिली मिस्टेक पे ध्यान दोगे, कहां कहां मैं गलती कर रहा था, कर रही थी, अब के बाद मुझे वो गलती नहीं करनी है। क्या क्या समस्याएं हैं जो मॉक टेस्ट में रीजनिंग का लगाती हूं तो मुझे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये सारी समस्याओं पे आप ध्यान देंगे, इनको थोड़ा कंसीडरेट होके काम करेंगे, तो रीजनिंग में आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। रीजनिंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इस वीडियो को चेक करते हो तो सारी इंफॉर्मेशन रीजनिंग की बिल्कुल डिटेल में, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैंने सब कुछ बड़ा सही से एक्सप्लेन किया है। आप एक बार इसके गो थ्रू होइए तो आपको रीजनिंग का पूरा आइडिया हो जाएगा। अगर आप सीजीएल के भी नेक्स्ट प्रिपेयर करना चाहोगे तो उसमें भी आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपके 3 पोर्शन है, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर पार्ट। तो जो ग्रामर पार्ट के लिए नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 है वो बेस्ट बुक है इसके लिए। इससे बाहर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वोकैब आप जितना ज्यादा याद करोगे, मेजर पोर्शन जो है वो वोकैब का हमारे पास आता है, तो वोकैब आप जितनी ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम तीनों सेक्शन में से मैं अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वोकैब का। आप उस पर फोकस करिए, एंटो, साइनो, जितनी भी फिल इन द ब्लैंक, तो प्रोपोजिशन, आपको इन सारी चीजों को बिल्कुल याद कर लेना है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो देखिए, इसके लिए मुझे सही स्ट्रेटेजी क्या लगती है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए एक श्योर एंड शॉर्ट मेथड नहीं होता कि आपको ये ट्रिक यूज करनी है तो आपको आ जाएगी। अगर आपकी कॉमन सेंस काम करती है, काफी लंबे टाइम से आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो एक आपकी हैबिट हो जाती है चीजों को समझने की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है? कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। सीधा आप क्वेश्चन को उठाइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगर आपकी एक पेज की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो सबसे पहले आप उसको पढ़ेंगे, फिर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के फिर आप दोबारा उसको पढ़ोगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है, जो उसका कीवर्ड है उसको उठाओ, फिर उसके पूरे पैराग्राफ में देखो कि वो कीवर्ड कहां पे है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक खूबसूरती यही होती है कि आपको सीधा सीधा कीवर्ड के थ्रू पूछा जाता है, तो जो आपको पैराग्राफ में कीवर्ड मिलेगा वहीं पे उसका आपको आंसर मिल जाएगा। एक कॉमन सेंस की ये बात होती है, ये डेवलप होती है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को पढ़ने से। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रामर की मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। नीतू मैडम की बुक के अलावा कोई सी भी बुक आपको
रेफर करने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट के आपके पास 2 महीने हैं उसमें 1.5 महीने में आप कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और लास्ट के 15 दिनों में मॉक टेस्ट ना लगा के सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हो। तो यही स्ट्रेटेजी सब हर कोई फॉलो करता है और यही स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली बन जाती है। यहां तक तो आप सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, या 10-15 दिनों के अंदर अंदर वो हो जाएगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, बिल्कुल 1 से 1.5 महीना आपको मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। यही टाइम होता है जब आप अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल शार्पन करते हैं। उसके बाद सिर्फ आपको रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डेट्स, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस, ये सारी चीजें आपको जो रट्टाफिकेशन की चीज होती है ना, जो माइंड में रखने वाली होती हैं, वो आपको बिल्कुल लास्ट के 10-15 दिनों में आप अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, कुछ बेसिक टिप्स सारी चीजों के लिए मैं यही देना चाहूंगी कि आपने जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करिए। जो जो आपका सिलेबस रहता है, ऐसा अब आप ना सोचे, अपना दिल ना बैठाएं कि अब नहीं हो सकता, सब कुछ अभी भी हो सकता है। तो आप उसको कैसे करोगे ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा स्पीड अप कर लीजिए, पहले 4 घंटे पढ़ते थे, अभी 8-9 घंटे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अपने स्टडी प्लान को लास्ट के टाइम पे ऐसा करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए, और विद एक्यूरेसी, विद गुड टाइमिंग। ये तो हमने बात करी सिलेबस की। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट डेज में आपको अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। देखिए, कम से कम स्ट्रेस लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, थोड़ी सी वॉक आप कर सकते हो सुबह शाम। अपने शेड्यूल को ऐसा बनाइए कि आपको हर एक चीजों के लिए टाइम मिल जाए, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और एक और बात, किसी भी कैंडिडेट का ये सपना नहीं होता कि वो सिर्फ सीएचएसएल तक रह जाए। तो आप चीजों को इतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि आपको सीजीएल में भी ये चीज हेल्प करे, और अगर आपका ड्रीम है कि आपको बाद में यूपीएससी के लिए जाना है तो वहां पे भी आप चीजों को लेके जा सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा होगा। तो आप बिल्कुल थोरली चीजों को पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट। और जो फिजिक्स वाला का मैंने आपको बताया, आप उसमें एनरोलमेंट कर सकते हो, ताकि जो भी आपके फर्दर एग्जाम है उसके लिए आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप हो जाए और वहां से आप लोगों को हेल्प मिले। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी सी जॉब को सिक्योर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।